देखिए, अगर किसी का कब्जा 12 साल से अधिक है ना, मतलब 12 साल से अधिक वो कब्जा में है, तो वह एक तरह से मालिकाना हक का दावा कोर्ट में कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बता दें आपको कि अगर आप जो है फेसबुक और जो इंस्टा यूज करते हैं और आपके मन में ऐसा कुछ सवाल है, तो या तो वीडियो के कमेंट में आप जाके कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ से भी जो है मैसेज कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, सवाल है 1970 में एक व्यक्ति ने एक प्लॉट अपने छोटे भाई से खरीदा। मतलब 1970 में जो है छोटे भाई से खरीदा, 1972 में उस डीड को जो है दिखाकर दूसरे व्यक्ति को जो है बेच दिया। जिसको बेचा पता नहीं उन्होंने जमीन के बारे में कोई जानकारी ली थी या नहीं, दाखिल खारिज नहीं हुआ या आलसवश नहीं कराया, यह पता नहीं, यह उनकी बात है। ठीक है। खतियान में प्लॉट उनके बड़े भाई के नाम से दर्ज था, जिसे देखकर एवं पता लगाकर मैंने उस जमीन जो है प्लॉट को जो है खरीदा। दाखिल खारिज भी हो गया, लैंड टैक्स भी कट रहा है। विशेष बात यह है कि सालों बीतने के बाद भी जमीन वैसे ही खाली पड़ा था। इस साल 2021 में बाउंड्री देने गया भी, तब 1972 में जिसने जमीन खरीदा था आया और अपना डीड दिखाया। मेरे नाम मानने पर मुझे टाइटल सूट कर दिया। मुझे समझाया कि कोर्ट का निर्णय क्या हो सकता है। अभी जमीन का बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो गया है, जमीन पर दखल हो गया है। मुझे किन किन कागजातों की ज़रूरत है जिसे तैयार करने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि जो 1970 में एक व्यक्ति जो प्लॉट अपने छोटे भाई से खरीदा, तो सबसे पहला जो है कि छोटे भाई से जो खरीदा, और आपने बताया कि आपका उनका जो खतियान है ना, खतियान जो है वो बड़े भाई के नाम से दर्ज है। ठीक है, बड़े भाई के नाम से दर्ज है, और यह खतियान में जो नाम दर्ज हुआ होगा ये 1970 यानी उसी के आसपास जो है वो हुआ होगा। छोटे भाई से उन्होंने खरीदा और उनको वो बेच दिए। अब है कि दाखिल खारिज नहीं होने का मतलब होता है कि जमीन पर मालिकाना हक नहीं हुआ, और आप समझ सकते हैं कि जो है 50 साल हो जाने के बाद जो है अगर जमीन का दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है, तो ये दाखिल खारिज करवाने के लिए आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा। आप अगर सोचेंगे कि 50 साल बाद हम दाखिल खारिज यूं जाके करवा लेंगे, तो वो भी संभव नहीं है। तो ये चीज सबसे बड़ी बात है कि उनका तो मालिकाना हक बनता ही नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, हाँ तब बनेगा जब वो अपना पहले दाखिल खारिज करें। वो टाइटल सूट अगर एक तरह से किस आधार पे करेंगे, जब उनका मालिकाना हक, हाँ ठीक है, एक रजिस्ट्री के आधार पे, जिस रजिस्ट्री को अभी तक जो है वैलिड करार नहीं दिया गया। ठीक है। दूसरी बात है कि जिन्होंने 2015 में जमीन बेचा, बड़े भाई के नाम से खतियान भी दर्ज था, उसके बाद रसीद भी कट रहा था, और जिन्होंने खरीदा उनका दखल भी हो गया, दाखिल खारिज भी हो गया। तो ये सारा चीज के लिए आप निश्चिंत रहें महेश सिंह जी, आपकी जीत होगी। ठीक है, जीत होगी। अब ये अगर एक तरह से लड़ाकू टाइप का व्यक्ति हो गया, मतलब कि लंबा जाने वाले बात, मतलब लड़ते रहे तो वो बात अलग हो गई। इनका भी थोड़ा प्लस पॉइंट है, आप इसको लेके चल सकते हैं। रही बात कागजात की, तो अपना रजिस्ट्री, रसीद अप टू डेट साथ में, जिनसे आपने ज़मीन खरीदा है उनका खतियान, ठीक है, ये सारा कुछ एक बार जो है आप भी अप टू डेट रखें, ताकि आपने क्या वेरीफाई किया, किस आधार पे खरीदा। दूसरी बात है, कोर्ट में आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जब आपने ज़मीन खरीदा उस समय वो पहले जो एक तरह से क्रेता था उसका दखल नहीं था। इसको प्रूफ करना पड़ेगा, और ये प्रूफ करने के बाद एक बार अगर आप जीत गए तो बाकी आपको हारने का कोई चांस नहीं बनता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो पिता अगर अपनी निजी जमीन जो है किसी एक पुत्र को लिख दे तो अन्य पुत्र को कैसे मिलेगा? देखिए, पिता का अगर पैतृक संपत्ति है और पैतृक है, तो अगर एक पुत्र को लिख भी देना तो ये एक तरह से शून्य ही माना जाएगा, इसलिए पैतृक संपत्ति को पिता को बेचने का पूरा अधिकार नहीं है। इसलिए इसका मामला अगर सिविल कोर्ट में जाएंगे तो वो रजिस्ट्री जो है
वो एक तरह से अनवैलिड हो, रजिस्ट्री टूट जाएगा, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए न्यायालय लेकिन जाना पड़ेगा। अगला सवाल है कि सर ऑनलाइन जमीन का रसीद फर्जी तरीके से कटता है या फिर हकीकत होता है। देखिए ऑनलाइन जो है जमीन का रसीद जो है ना, कोई उसमें फर्जीवाड़ा होना उतना आसान नहीं है कि वहां पे अप टू डेट अगर होता है तो अभी आज रजिस्टर्ड में अगर अप टू डेट होता है तो सिर्फ कर्मचारी को पता चलता है, या हो सकता है जब रजिस्टर सीओ मंगाए तो उतना डिटेल देखे तब पता चलेगा। लेकिन अगर ऑनलाइन में होता है तो पूरा स्टेट को पता चलता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हर जगह ये चीज पता रहता है कि हाँ चीज ये चीज अपडेट हुआ। अगर कोई कंप्लेन करे तो ये चीज वहां पे डाटाबेस में जब भी अपडेट होता है तो उसका टाइम, कब आपने किया, किनके द्वारा किया गया, किनके द्वारा लॉगिन था, हर चीज जो है वो शो करता है। तो जब जांच होगी तो वो पकड़ा जा सकता है आसानी से। अगला सवाल है कि जमीन हमारे दादाजी के नाम से 2003 में खरीदे हैं, मोटेशन भी हो चुका है, करंट रसीद भी है 2021 का, लेकिन जो हमको दिया है उसका चाचा के लड़के जो है 144 लगा दिया है, तो क्या करें। कोई दिक्कत नहीं, 144 का आप पहल करें, बिल्कुल करें, और ये चीज आप स्पष्ट करें 2003 में जो है आपने जमीन को खरीदा है और आपका मोटेशन भी हो गया है। ठीक है, और अब रही बात 2003 से, तो आप समझ सकते हैं क्या ये जो समय हो गया वो भी 18 साल से ज्यादा हो गया, तो आप ऐसे भी आप मालिकाना हक रखते हैं उस जमीन का अगर दखल किए हुए हैं। तो ये सब सिर्फ एक छोटा सा 144 से यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगला सवाल है क्या बड़े भाई और फादर दोनों डेट हो गया है और प्रॉपर्टी जो है पिता ने बड़े भाई के नाम से खरीदा है, तो क्या होगा इसमें। देखिए अगर बड़े भाई और फादर पिता ने अगर बड़े भाई के नाम से खरीदा है तो अगर बड़े भाई की पत्नी होगी तो उनके नाम पे पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा। पत्नी के डेट के बाद जो है ट्रांसफर प्रॉपर्टी उनके अगर पत्नी के बच्चे हैं, मतलब बड़े भाई के बच्चे हैं, उनके नाम से होगा, अन्यथा उनके जो भाई हैं उनके नाम से होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है सर नमस्कार, मेरे पिताजी 1965 में मकान के साथ जमीन खरीदा था, लेकिन जो है वहां पे उनका 2 लड़का अभी तक पूरा मकान कब्जा कर रखा है। पिताजी का जो है यहाँ पे मोडेशन हो गया है और 6 भाई में से 2 भाई जो है उन मकान में रहता है, बाकी 4 भाई बाहर कहीं रहता है। मेरा सवाल है कि जो 4 लड़का बाहर रहता है उनका हिस्सा हमको कोर्ट में जाने से मिलेगा, है ना। बाहर रहता है उनका हिस्सा कोर्ट में जाने से मिलेगा कि नहीं, है ना। और जो लोग जो है वहाँ पे मकान में कभी रहते नहीं हैं और मकान में आता भी नहीं है, तो डॉक्यूमेंट सब हमारे जो है पास है। देखिए अगर आपके पिताजी अगर 1965 में मकान खरीदे हैं ना, लेकिन उनका 2 लड़का अभी तक पूरा मकान पे अगर कब्जा किए हुए है, तो अगर वो पिता के द्वारा खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है और पिता अभी जीवित नहीं है, तो उनके जितने भी बच्चे हैं उनका पूरा अधिकार होगा। कोई रहते हैं नहीं रहते हैं उससे कोई भी यहाँ पे अपोजिशन वाला कोई बात ही नहीं होगा कि हम 12 साल से रह रहे हैं, ऐसा कुछ जो फैमिली रिलेशन में है, पारिवारिक जो है, इसमें ऐसा कुछ भी मामला नहीं आएगा। इसमें जितने बच्चे हैं सबका अधिकार होगा और इसके लिए उनको पार्टीशन सूट फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में। मकान है उनको समान हिस्से के लिए आप वहां पे कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अगला जो सवाल है कि एक प्लॉट है जो कि 7 कट्ठा है, उसमें से 2 प्लॉट बेच दिया है और मोटेशन भी हो गया, एक का नहीं हो रहा है। इस वजह से पूछा तो ये बताया कि जमीन मंदिर या मस्जिद की है, ऐसा क्यों, जबकि जमीन वाले का और जिसका मोटेशन हो गया दोनों के रसीद भी कट रहा है। प्लीज सॉल्यूशन बताएं। देखिए अगर मान लेते हैं कि जो 7 कट्ठा जमीन है उसमें 2 प्लॉट जो अगर बेच दिया गया है, तो उस केस में अब वो 7 कट्ठा में उसका इंफॉर्मेशन देख लिया जाए कि हो सकता है वो मंदिर मस्जिद के नाम से रजिस्टर्ड है या कोई ट्रस्ट के लिए है, तो वो तो कर्मचारी और सीओ ही बताएंगे। अगर वैसा है कि करते हैं तो आपका, अगर आपको लगता है कि सब कुछ दस्तावेज सही है, तो आप DCLR कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा बोला जा रहा है तो।
ठीक है, अगर ऐसा बोला जा रहा है तो ठीक है। हाँ, अगर पूर्वज से दर्ज है उस नाम से तो फिर बात अलग हो जाती है। अगला जो सवाल है चलिए उसको देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे दादा 6 बीघे जमीन लिए थे लेकिन जो है रजिस्टर नहीं किए, मेरे दादा का इंतकाल हो गया है, अब वो जमीन हम लोग 40 साल से जोत रहे हैं, लेकिन जिससे जमीन लिए वो अब वही जमीन जो है वहाँ पे दूसरे को 4 बीघा बेच दिया और जमीन लेने वाला जमीन को अभी कब्जा कर लिया है, हम लोग क्या करें बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास इस केस में गवाह है, ठीक है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि अगर आपके पास गवाह है, ठीक है, गवाह है तो आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। नहीं, अगर मान लेते हैं गवाह नहीं है, ठीक है, गवाह है तो आपको इसका फायदा जो है ले पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई गवाह नहीं होगा इसको लेकर, या आप इतने साल से उस जमीन को लिए थे, आपको रजिस्ट्री नहीं किया गया, थोड़ा मामला पेचीदा हो सकता है। एक दूसरे पक्ष बोल सकते नहीं अवैध रूप से दखल था, ये भी बोला जा सकता है, जिनको बेच दिया और उन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा तो नहीं करने देना चाहिए था, लेकिन अगर कब्जा कर लिया है तो उस केस में लेकिन अगर आपका पहले से लिया गया प्रॉपर्टी था लेकिन रजिस्टर नहीं था तो आप जो है उस समय मालिकाना हक रखते थे अगर आपके कब्जे में था, और उस हिसाब से आप कोर्ट में जा सकते थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सर मेरे दादाजी ने अपनी जो है अर्जित प्रॉपर्टी को मेरे पिताजी को वसीयत के माध्यम से दिया है, तो क्या मेरे पिताजी उस प्रॉपर्टी को किसी को भी वसीयत दान में दे सकते हैं, या हम सभी भाई बहन का अधिकार होगा? देखिए, अगर पिता को वसीयत से प्रॉपर्टी मिला है, सबसे पहले दादा का अगर है, ठीक है, वसीयत के हिसाब से, ठीक है, तो अगर पिता है तो वो भी, अब यहाँ पे जो है संपत्ति तो पिता के नाम से हो गई, दादा के नाम से हुई नहीं। दादा तो अपनी संपत्ति वसीयत कर दी, तो पैतृक संपत्ति का यहाँ पे जो है सवाल उठता नहीं है। ठीक है, तो अगर वो बस वसीयत के हिसाब से चले तो पिता की प्रॉपर्टी है, तो पिता अगर चाहे तो किसी को भी वो दे सकती है। ठीक है, पिता का भी एक तरह से वो समझ सकते हैं, लेकिन फिर कानूनन है, आप अपना अधिकार के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए